उसके बाद अगला जो प्रश्न दिया गया है 7 नंबर में 2021 में पूछा गया था, क्या है कि सदा नीरा शब्द कौन सा समास है। तो यहाँ पे शब्द पे ध्यान दीजिएगा कि सदा नीरा हम लोग बोलते हैं गंगा माता को, क्या गंगा माता को। तो गंगा क्या है, देवी देवता का नाम है। तो जब भी देवी देवता का नाम आता है माय डियर स्टूडेंट, क्या होता है वहाँ पे बहुव्रीहि समास होता है। क्या बहुव्रीहि समास होता है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है। हाँ तो माय डियर स्टूडेंट, आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं समास। क्या आज के क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, समास पढ़ने वाले हैं। और यदि आप क्लास 12th का स्टूडेंट हैं, क्या यदि आप क्लास 12th का स्टूडेंट हैं और 2025 में 2025 में बोर्ड का एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो मेरे दोस्त आज का क्लास आपके लिए काफ़ी स्पेशल होने वाला है। और आपको हम 100% गारंटी देते हैं, क्या 100% गारंटी देते हैं कि यदि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देख लेते हैं तो समास से एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं पूछा जाएगा। बस आपको क्या करना है कि वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखना। इसमें हम बताएंगे, क्या इसमें हम बताएंगे वैसा ट्रिक बताएंगे, क्या ट्रिक बताएंगे कि जिसके द्वारा आप क्या कीजिएगा कि मात्र 2 सेकेंड में किसी भी समास को पहचान लीजिएगा कि वह कौन सा समास है। तो चलिए आज का क्लास बिना टाइम का इन्वेस्ट किए हुए मेरे दोस्त स्टार्ट करते हैं। और यदि आप इसका PDF नोट्स लेना चाहते हैं, क्या PDF नोट्स लेना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में PDF का लिंक दिया हुआ रहेगा, वहाँ से आप जाकर के क्या कीजिएगा, लिंक पे क्लिक कीजिएगा और डायरेक्ट आपको PDF पे ले जाएगा। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या है कि हम लोग पढ़ेंगे समास, क्या पढ़ेंगे समास। तो समास पढ़ने से पहले बाबू सबसे पहले जानना जरूरी होता है कि समास कहते हैं किसको, क्या समास कहते हैं किसको, मतलब समास का जो बेसिक जानकारी होता है क्या होता है। तो समास के परिभाषा के बारे में यदि बात किया जाए तो समास का परिभाषा सिंपल और सटीक परिभाषा है। क्या है यहाँ बात करेंगे हम लोग परिभाषा। क्या परिभाषा, तो परिभाषा क्या है समास के कि समास क्या है कि जब 2 व 2 से अधिक पद अपने बीच की विभक्ति को त्याग कर आपस में मिलते हैं तो मिलने की इस प्रक्रिया को ही समास कहते हैं। क्या है, फिर से आप ध्यान दीजिएगा कि क्या है कि जब 2 व 2 से अधिक पद अपने बीच की विभक्ति को त्याग कर आपस में मिलते हैं तो मिलने की ये जो प्रक्रिया है, क्या मिलने का जो प्रक्रिया है, प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं, समास कहते हैं। बस आप इतना याद रखिएगा, क्योंकि कई ऐसे आदमी होते हैं जो आपसे सीधा पूछ देंगे कि बाबू समास किसे कहते हैं। तो समास का डिफिनेशन यही हो गया कि जब 2 व 2 से अधिक पद अपने बीच की विभक्ति को त्याग कर आपस में मिलते हैं तो मिलने की इस जो प्रक्रिया है ना, प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं, समास कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए क्या है कि बुद्धि से हीन, क्या है माय डियर स्टूडेंट, बुद्धि से हीन है। क्या बुद्धि से हीन, तब बुद्धि से हीन, तो यहाँ से क्या हुआ बुद्धि से हीन, तो मतलब जिस तरह से बुद्धि से जो हीन रहता है, जो बुद्धि से हीन रहता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, बुद्धिहीन रहते हैं। तो इस तरह से जो क्या है ये प्रक्रिया के द्वारा जो समास का निर्माण हुआ, क्या इस प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं, समास। तो चलिए उसके बाद अगला जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसी में आता है, क्या आता है कि सबसे पहले देखिए आपको सबसे पहले जानना है कि समास क्या है। असमास के कुछ मतलब महत्वपूर्ण बिंदु रहता है, उसके बारे में भी जानना जरूरी होता है, क्योंकि यदि आप समास में बेहतर करना चाहते हैं, आप मात्र 2 सेकेंड में समास को पहचानना चाहते हैं, तो मेरे दोस्त ये सब बातों को आपको ध्यान में रखना होगा। उसके बाद अगला जो यहाँ पे क्या है कि नेक्स्ट यहाँ पे जो है कि समस्त पद या समासिक पद, क्या समस्त पद या समासिक पद, समास में जो होता है समस्त पद और इसे ही कहा जाता है क्या, समासिक पद। क्या समस्त पद को ही क्या कहा जाता है, समासिक पद। तो हम लोग आप जानेंगे कि समस्त पद या समासिक पद किसे कहते हैं। तो यहाँ से देखेंगे माय डियर स्टूडेंट कि जब 2 व 2 से अधिक पद अपने बीच की विभक्ति को त्याग कर मिलते हैं, ये तो हम जान गए कि जब 2 व 2 से अधिक पद रहता है और अपने बीच की विभक्ति को त्याग करके आपस में मिलते हैं तो मिलने के बाद एक स्वतंत्र पद का निर्माण हो जाता है। क्या होता है कि मिलने के बाद एक स्वतंत्र पद का निर्माण होता है, उसे ही समस्त पद या समासिक पद कहते हैं। मतलब सीधा सा आप समझिए सिंपल भाषा में कि जब 2 पद, क्या 2 पद रहता है, पद 1 रहता है, पद 2, मतलब क्या था, जब 2 पद या 2 से अधिक पद अपने बीच की विभक्ति को त्याग कर आपस में ये दोनों मिल जाता है और उससे एक स्वतंत्र पद का निर्माण होता है। क्या होता है कि उससे एक स्वतंत्र पद का निर्माण होता है और उसे ही क्या कहते हैं, उसे ही कहते हैं समस्त पद। क्या कहते हैं, समस्त पद या समासिक पद। क्या समस्त पद या समासिक पद। जैसे एग्जाम्पल के द्वारा हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। क्या है कि हमारे पास देखिए यहाँ पे एक एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है। क्या है कि यहाँ पे 2 पद दिया गया है। क्या है, 2 पद दिया गया है। क्या है इसमें,
पुस्तकों का आलय। क्या पुस्तकों का आलय। अब इसमें ध्यान से देखिएगा कि पहला पद है पुस्तकों और दूसरा पद है आलय, और इसके बीच का विभक्ति क्या है, को। क्या इसके बीच के विभक्ति है को। तो ये दोनों आपस में मिल गया, पुस्तक और आलय आपस में मिलकर क्या अपने बीच की विभक्ति को त्याग दिया और एक नया शब्द का निर्माण किया, जो क्या है पुस्तकालय। मतलब पुस्तकों का आलय का मतलब क्या होता है, पुस्तकालय। तो यहाँ पर जो पुस्तकालय है इसे ही कहते हैं समस्त पद या समासिक पद के नाम से जानते हैं। उसके बाद दूसरा जो एग्जाम्पल यहाँ पे है दिया हुआ, क्या है कि राजा का मंत्री। क्या है, राजा का मंत्री। तो इसमें भी आप ध्यान दीजिएगा कि दो शब्द है, पहला है राजा और दूसरा है क्या है, मंत्री है। तो इसके बीच जो विभक्ति है क्या है, इसके बीच का विभक्ति है का। तो का ये कर दिया क्या, लोप कर दिया। क्या का लोप किया, इसको क्या कर दिया, हटा दिया और बना दिया एक नया शब्द, एक स्वतंत्र शब्द का निर्माण किया। क्या अपने बीच के विभक्ति को त्याग कर एक स्वतंत्र शब्द यहाँ पे क्या स्वतंत्र पद का निर्माण किया, राजमंत्री। इसे ही कहते हैं समस्त पद या समासिक पद। उसके बाद अगला जो मोस्ट इंपोर्टेंट है यहाँ पे माय डियर स्टूडेंट, क्या है, समास विग्रह। क्या समास विग्रह। तो समास विग्रह से हम क्या समझते हैं या समास विग्रह हम किसे कहते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि समस्त पद में मौजूद। क्या समस्त पद में मौजूद। हाँ, यहाँ पे हम देखें कि समस्त पद या समासिक पद। तो समस्त पद या समासिक पद में मौजूद तो क्या है, दोनों पदों को जब हम उनकी विभक्ति चिन्हों के साथ अलग अलग करके दिखाते हैं तो उसे ही क्या कहते हैं, विग्रह कहते हैं। मतलब क्या है कि सबसे पहले हम आपको बताएं कि समस्त पद या समासिक पद किसे कहते हैं। तो जब दो पद क्या है, जब दो पद रहता है आपस में मिलकर एक नया पद का निर्माण करता है विभक्ति चिन्ह को त्याग करके, तो उसे ही कहते हैं समस्त पद या समासिक पद। तो जस्ट इसमें उल्टा है समास विग्रह में। क्या विग्रह जस्ट उसका उल्टा है कि जब क्या किया, दो यहाँ पर क्या है, राजमार्ग जो है, क्या राजमार्ग जो है क्या समस्त पद या समासिक पद है। राजमार्ग क्या है, समस्त पद या समासिक पद है। तो दोनों इसमें दो शब्द है, पहला शब्द है राज और दूसरा शब्द है मार्ग। तो इसको दोनों शब्दों को विभक्ति चिन्ह के साथ जब हम लोग लिख देते हैं तो क्या हो कहलाता है, विग्रह कहलाता है। जैसे राजमार्ग का मतलब क्या होता है, राजा का मार्ग। उसी तरह क्या हो जाएगा, देश निकाला। तो देश निकाला का मतलब देश से निकाला, ये क्या हो गया, विग्रह हो गया। इसमें क्या, मृत्यु प्राप्त। मृत्यु प्राप्त कहने का मतलब मृत्यु को प्राप्त। तो यहाँ पे जो है मृत्यु को प्राप्त जो है क्या हो गया, विग्रह हो गया। क्या, विग्रह हो गया। तो चलिए आप देखते हैं, मेन तो यहाँ से स्टार्ट होता है माय डियर कि सबसे पहले क्या है, वो तो इंट्रोडक्शन पहले था, उसके बाद यहाँ से स्टार्ट होता है। क्या होता है कि समास के 6 भेद होते हैं। क्या होते हैं कि समास के 6 भेद होते हैं। पहला जो होता है कौन समास होता है, कर्मधारय समास। क्या, कर्मधारय समास। दूसर का होता है दिग्गु समास। क्या, दूसर जो होता है दिग्गु समास होता है। क्या, दिग्गु समास। तीसरा द्वंद्व समास। चौथा तत्पुरुष समास और पांचवा अवयवी भाव समास। और छठा के बारे में बात किया जाए, छठा जो है क्या है, बहुव्रीहि समास है। क्या, छठा बहुव्रीहि समास। मतलब आप सिंपली समझिए कि समास के 6 भेद होते हैं। पहला कर्मधारय समास, दूसरा दिग्गु समास, तीसरा द्वंद्व समास, चौथा तत्पुरुष समास, पांचवा अवयवी भाव समास और छठा क्या है, बहुव्रीहि समास। तो चलिए एक एक करके देखते हैं कि कौन समास क्या है और उसको हम किस तरह से पहचानेंगे ट्रिक के साथ। तो सबसे पहला जो यहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंट है माय डियर स्टूडेंट, क्या है, इसमें हर एक स्टूडेंट कंफ्यूज कर जाते हैं कि कर्मधारय समास। क्या, कर्मधारय समास। तो कर्मधारय समास क्या होता है कि इसमें क्या रहता है कि जिस समासिक पद में विशेषण विशेष उपमान उपमेय का प्रयोग हो उसे कर्मधारय समास कहते हैं। मतलब सीधा सा आप समझिए कि जिस भी समासिक पद में विशेषण आ जाए या विशेष आ जाए या उपमान आ जाए या उपमेय आ जाए तो उसे हम क्या कहेंगे, कर्मधारय समास कहेंगे। क्या कहेंगे, कर्मधारय समास। आप लोग को मतलब थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, लेकिन इसमें कन्फ्यूजन है। लेकिन चलिए आगे हम देखते हैं दूसरे शब्दों में हम इसको कैसे पहचानेंगे। इस समास में मतलब कर्मधारय समास में प्रथम पद जो रहेगा दूसरे पद की विशेषता बतलाएगा। क्या करेगा कि कोई भी समास रहता है उसमें 2 गो पद रहता है, प्रथम पद द्वितीय पद। तो प्रथम पद जो रहेगा ने विशेषता बतलाएगा। क्या करेगा, विशेषता बतलाएगा दूसरे पद को। क्या, दूसरे पद को। तो वहाँ पे आप समझ जाइएगा कि कौन समास है, कर्मधारय समास। और दूसरा इसको पहचानने का ट्रिक क्या है कि इसमें हमेशा क्या होता है, इसमें जो हमेशा होता है दूसरे पद की तुलना। क्या, दूसरे पद की तुलना होता है। क्या होता है, दूसरे पद की तुलना। और इसका जब हम लोग विग्रह करेंगे तो हे जो के समान आता है। क्या आता है, विग्रह करने पर हे जो के समान आता है।
मतलब सीधा सा देखा जाए कि कर्मधारय समास को पहचानने का जो ट्रिक है माय डियर स्टूडेंट, उसमें हमेशा विशेषण या विशेष रहेगा, उपमान या उपमेय रहेगा। लेकिन फिर भी यहाँ से आपको पता नहीं चल रहा है तो आप उसमें गौर कीजिएगा कि जब भी कर्मधारय समास होगा तब पहला पद क्या प्रथम पद जो रहेगा दूसरा पद के विशेषता को बतलाएगा। क्या करेगा? प्रथम पद दूसरे पद की विशेषता को बताएगा। उसके बाद दूसरा पद की तुलना हो, क्या मतलब दूसरा पद को दूसरे पद की यदि तुलना किया जा रहा हो तो वहां आप समझिएगा कि कौन समास है? कर्मधारय समास। और जब उसका विग्रह करेंगे तो जो के समान, क्या है जो के समान आए, क्या विग्रह करने पर क्या आए? है जो के समान। तो वहाँ सीधा सा आप समझ लीजिएगा क्या है? कर्मधारय समास है। लेकिन फिर भी आपको कन्फ्यूजन है कि हमको नहीं, दिक्कत तो होगा, नहीं पहचानने आ रहा है, तो एक सिंपल सा ट्रिक है जो क्या है? ट्रिक। और ट्रिक जो होता है खतरनाक होता है। क्या है ट्रिक यहाँ पे? कि दूसरे पद में कैसे लगाकर प्रश्न करना है। क्या करना है कि दूसरे पद में कैसे लगा के प्रश्न करना है और यदि आंसर आ जाए, क्या यदि उत्तर आ जाए तो कर्मधारय समास होगा। मतलब सिंपली समझिए कि कोई भी समास रहे, आपको कंफ्यूज हो रहे हैं कि आप वो कर्मधारय समास है कि नहीं है, तो उसमें दो पद रहता है, पहला पद दूसरा पद। तो क्या करना है? दूसरा पद में क्या, दूसरा जो पद रहेगा इसमें क्या करना है? प्रश्न करना है कैसे लगा के, क्या कैसे लगा के इसमें प्रश्न करना है। क्या करना है? कैसे लगा के प्रश्न करना है। और यदि उसका आंसर आ जाए तो वहाँ पे होगा कर्मधारय समास। जैसे उदाहरण के लिए, चलिए अब वो थ्योरी हम समझाएं, लेकिन उदाहरण के लिए हम उसमें देखेंगे। उदाहरण के लिए क्या है कि नीलकमल, क्या नीलकमल, और नीलकमल का मतलब होता है नीला है जो कमल, क्या नीला है जो कमल। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देखिए कि नीलकमल, पहला शब्द यहाँ पे क्या है? नीलकमल है। तो यहाँ पे सबसे पहले नीला है जो कमल, इसका विग्रह किए तो नीला है जो कमल, तो विशेषता बता रहा है ना कि कमल कैसा है? नीला। तो विशेषण आया तो कर्मधारय समास। या यहाँ पे सीधा आप समझिए कि दूसरा पद, पहला पद हो गया और दूसरा पद हो गया, तो यहाँ द्वितीय पद कमल है। क्या है? इसमें जो द्वितीय पद है कमल है। आप प्रश्न यहाँ करेंगे, कैसे करेंगे कि कमल कैसा है, क्या कमल कैसा है, तो आंसर आएगा क्या? नीला। क्या कमल जो है क्या है? नीला है। तो आंसर आ गया। तो यहाँ पे सीधा मारिएगा कि नीलकमल जो है कर्मधारय समास है। इसी प्रकार हम लोग क्या करेंगे, कुछ और एग्जाम्पल को देखते हैं। जैसे क्या है? काली मिर्च, क्या काली मिर्च, तो इसमें दूसरा पद है मिर्च। तो कीजिए प्रश्न कि मिर्च कैसी है? तो काली। आंसर आ गया। तो यहाँ पे हो गया मिर्च, काली मिर्च क्या हो गया? कर्मधारय समास। उसी तरह पीताम्बर, मतलब पीला है जो अंबर, क्या पीला है जो अंबर, मतलब अंबर की तुलना कर रहा है कि अंबर कैसा है? पीला है। अंबर की विशेषता बता रहा है। तो विशेषता जब भी बताता है तो वहाँ पे कर्मधारय समास। चंद्रमुखी, मतलब चंद्रमा के समान मुखी, इसमें भी विशेषता बता रहा है। या आपको यहाँ से भी प्रश्न कर सकते हैं कि मुखी कैसा है? चंद्रमा के समान। तो यहाँ से आंसर आ गया, कर्मधारय समास होगा। उसके बाद महापुरुष, तब महापुरुष किसको कहते हैं? तब महान है जो पुरुष, क्या महान है जो पुरुष। तो इसमें देखिए द्वितीय पद में क्या बोले? कैसे लगा के प्रश्न करना है। तो दूसरा पद यहाँ पे क्या है? पुरुष। तब पुरुष कैसा है? तब पुरुष कैसा है? महान है। आंसर आया कर्मधारय समास। उसी तरह से क्या होगा? महाशय, महाशय कहने का मतलब महान है जो आशय, तो आशय कैसा है? महान है। तो यहाँ आंसर आ गया, क्या हो गया? कर्मधारय समास। मतलब सीधा सा समझिए कि जब किसी में विशेषण विशेष या उपमान उपमेय का प्रयोग हो तो वहाँ कर्मधारय समास होगा। या द्वितीय पद में कैसे लगा के प्रश्न करेंगे, आंसर आ गया तो वहाँ पे कर्मधारय समास होगा। उसके बाद अगला समास यहाँ पे दिया गया है, क्या है? द्विगु समास है। क्या? द्विगु समास। तो द्विगु समास के बारे में जानेंगे कि द्विगु समास किसे कहते हैं और द्विगु समास को हम कैसे पहचानेंगे। तो इसका सिंपल सा एक छोटा सा ट्रिक होता है, संख्या पूर्वे द्विगु। क्या? संख्या पूर्वे द्विगु मतलब अर्थात क्या है कि जिस सामाजिक यहाँ लिखा गया है समासिक होना चाहिए। क्या? समासिक, समासिक यहाँ सुधार लीजिएगा कि जिस समासिक पद का पहला पद संख्यावाची हो। मतलब सीधा सा समझना है कि जो समासिक पद दिया हुआ रहेगा ना उसका पहला पद रहेगा, क्या रहेगा? संख्या रहेगा। क्या? संख्या रहेगा। तो पहला पद यदि संख्या हो तो उसे बोलेंगे क्या? द्विगु समास बोलेंगे। क्या? द्विगु समास। उदाहरण के लिए क्या? उदाहरण के लिए हम लोग देखते हैं यहाँ पे, तो सबसे पहला उदाहरण है जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ पे दिया गया है। क्या है कि पंचबटी। पंचबटी का मतलब क्या है? 5 बटों का समूह। तो यहाँ पे क्या आया? 5। 5 का मतलब होता है एक संख्या 5 है, इसलिए पंचबटी क्या है? द्विगु समास है। उसी तरह से यहाँ पे हो जाएगा त्रिलोक। तो त्रिलोक में यहाँ पे देखिए त्रि का मतलब होता है 3। क्या? त्रि का मतलब होता है 3, तो 3 भी हो गया क्या? त्रिलोक भी हो गया द्विगु समास। उसके बाद यहाँ पे चौराहा। चौराहा, चौराहा, चौराहा का मतलब क्या हो गया?
चार राहों का समारोह। क्या चार राहों का समारोह, तो यहाँ पे चार आया तो चार जो है ये क्या है, चार एक संख्या है, इसलिए यहाँ क्या चौराहा द्विगु समास हो गया। उसके बाद अगला जो यहाँ पे दिया गया है मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्या है कि चतुर्भुज है, चतुर्वर्ण। क्या चतुर्वर्ण है, क्या है चतुर्वर्ण। तो चतुर्वर्ण कहने का मतलब शुरू में क्या है, चतुर लगा हुआ है, जब इसका विग्रह कीजिएगा तो चार वर्णों का समूह। क्या चतुर्वर्ण का मतलब होता है चार वर्णों का समूह। तो यहाँ चार आ गया तो चार क्या है, एक संख्या है, तो इसलिए हम लोग कहेंगे चतुर्भुज क्या है, द्विगु समास है। उसी तरह यहाँ पे तिपहिया, तिपहिया कहने का मतलब तीन पहियों वाली, तो यहाँ पे आ गया तीन, और तीन क्या है, एक संख्या है, इसलिए तिपहिया भी क्या है, द्विगु समास है। मतलब सीधा सा आप समझना है कि द्विगु समास को पहचानने का एक सिंपल सा तरीका है या ट्रिक है, क्या है कि संख्या आ जाए, क्या संख्या यदि आ जाए तो वहाँ पे क्या होगा, हमेशा द्विगु समास होगा, क्या द्विगु समास। उसके बाद अगला जो यहाँ पे दिया गया है मोस्ट इम्पोर्टेंट, जिससे कि प्रत्येक साल एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या है, नेक्स्ट है द्वंद्व समास है। क्या तीसरा जो है क्या, द्वंद्व समास। था द्वंद्व समास को पहचानने का सिंपल सा तरीका है कि जिस समासिक पद का विग्रह करने पर दोनों पदों के बीच, क्या कोई भी समासिक पद रहेगा उसका जब हम विग्रह करेंगे तो उनके दोनों पदों के बीच और आ जाए, या च आ जाए, या तथा आ जाए, या अथवा आ जाए, या आ जाए, या एवं आ जाए, क्या या एवं आ जाए। मतलब यहाँ पे सीधा समझिए कि दोनों पदों के विग्रह करने पर और, च, तथा, अथवा, या, एवं इत्यादि शब्द आए तो उसे द्वंद्व समास कहा जाता है। क्या हो, यदि किसी शब्द को किसी मतलब समासिक पद का यदि हम विग्रह करते हैं तो इनमें से कोई भी आ जाए तो उसे क्या बोलेंगे, द्वंद्व समास बोलेंगे। क्या द्वंद्व समास बोलेंगे। उदाहरण के लिए, तो उदाहरण में हम लोग देखते हैं यहाँ पे क्या है, उदाहरण में है पहला राम लक्ष्मण। राम लक्ष्मण कहने का मतलब राम और लक्ष्मण, यहाँ क्या आ गया और, तो और जब भी आए द्वंद्व समास। गुण दोष, तो गुण दोष कहने का मतलब गुण और दोष, तो यहाँ पे क्या आ गया, और आ गया, तो और का मतलब क्या हो गया, द्वंद्व समास। दाल रोटी, यहाँ पे क्या गया, और आ गया, इसलिए यहाँ पे दाल रोटी क्या हो जाएगा, द्वंद्व समास हो जाएगा। या इसको एक पहचानने का सिंपल सा तरीका है कि योजक चिन्ह देखना है। यदि दो शब्दों के बीच योजक चिन्ह रहे, जैसे कि इस तरह से योजक चिन्ह, क्या योजक चिन्ह को आप पहचानते हैं कि इस तरह से यदि योजक चिन्ह आ जाए दो शब्दों के बीच तो उसे बोलेंगे क्या, द्वंद्व समास। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिए माय डियर स्टूडेंट, क्या है कि राम लक्ष्मण में क्या आया, योजक चिन्ह, द्वंद्व समास। गुण दोष में भी देखिए क्या है, योजक चिन्ह, सीधा मारिए द्वंद्व समास। दाल रोटी में यहाँ पे क्या है, योजक चिन्ह, इसका मतलब हो गया द्वंद्व समास। और उसके बाद भीमार्जुन, तो भीमार्जुन जैसे कि कोई भी शब्द आ गया भीमार्जुन, तो इसमें तो योजक चिन्ह नहीं आया, तो इसका जब विग्रह कीजिएगा तो क्या आएगा, भीम और अर्जुन। क्या भीम और अर्जुन, तो यहाँ पे और आ गया, तो और कहने का मतलब क्या हो गया, द्वंद्व समास हो गया। क्या द्वंद्व समास। मतलब सिंपली यहाँ पे देखा जाए कि सबसे पहले आप ध्यान रखिएगा कि ज़्यादा दिमाग नहीं लगाइएगा द्वंद्व समास में। तो द्वंद्व समास में आप सबसे पहले देखिएगा कि यदि योजक चिन्ह आ जाए, क्या योजक चिन्ह आ जाए, द्वंद्व समास होगा। या इस सब में से कोई भी शब्द दोनों को विग्रह करने पर आ जाए तो वहाँ पे होगा क्या, हमेशा द्वंद्व समास होगा। उसके बाद अगला जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है, चौथा समास है माय डियर स्टूडेंट, क्या है कि तत्पुरुष समास। क्या तत्पुरुष समास, तो हम लोग जानेंगे तत्पुरुष समास क्या है और तत्पुरुष समास को कुछ ही सेकंड में हम कैसे पहचानेंगे, ट्रिक भी बताएंगे। तो सबसे पहले देखिए, डिटेल्स में देखिए कि जिस समासिक पद का अंतिम पद प्रधान हो, क्या हो कि जिस समासिक पद का अंतिम पद प्रधान हो, मतलब दूसरा पद प्रधान हो, और उनके बीच से विभक्ति चिन्ह का लोप हो जाए, मतलब क्या उनके बीच से विभक्ति चिन्ह का लोप हो जाए, उसे क्या बोलेंगे, तत्पुरुष समास बोलेंगे। मतलब सीधा सा समझना है कि कर्म 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 से लेकर अधिकरण कारक तक विभक्ति चिन्ह का क्या हो जाए, लोप हो जाए। मतलब सीधा सा समझिए कि तत्पुरुष समास को हम इस तरह से पहचानेंगे कि जिसका होता है क्या, अंतिम पद क्या हो, अंतिम पद प्रधान हो। अंतिम पद कहने का मतलब दूसरा पद, क्या दूसरा पद प्रधान हो, उसे बोलेंगे तत्पुरुष समास। और उसका जब हम विग्रह करेंगे न, तो विग्रह करने पर विभक्ति चिन्ह आ जाए। क्या विभक्ति चिन्ह आ जाए, से कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए इस तरह से जो विभक्ति चिन्ह आता है ना, तो विभक्ति चिन्ह आ जाए उसे बोलेंगे तत्पुरुष समास। कर्ता को छोड़ देंगे, अंत में संबोधन को छोड़ेंगे, तो कर्म से लेकर अधिकरण तक, क्या कर्म से लेकर अधिकरण तक। अब देखते हैं उदाहरण, क्या उदाहरण के द्वारा हम समझते हैं। तो सबसे पहला उदाहरण यहाँ पे दिया गया है माय डियर स्टूडेंट, क्या है
कि राजकन्या। क्या राजकन्या? तो राजकन्या कहने का मतलब क्या हुआ, इसका जब विग्रह करेंगे तो राजा की कन्या। क्या? राजा की कन्या। तो यहाँ पे विभक्ति चिन्ह क्या आया? की आया। क्या? विभक्ति चिन्ह की आया और की का क्या हो गया, यहाँ पे लोप हो गया। क्या? की का यहाँ पे लोप हो गया, इसलिए राजकन्या क्या है? तत्पुरुष समास है। और यही आपसे पूछेगा कि जलमग्न, तो जलमग्न कौन सा समास है? तो जलमग्न का विग्रह आप कीजिएगा तो जल में मग्न। क्या? जल में मग्न। तो यहाँ पे में जो आया, क्या यहाँ पे में जो आया, में क्या है? एक विभक्ति चिन्ह मतलब कारक चिन्ह है। तो कारक चिन्ह आता है जब दो शब्दों के बीच में, तो क्या होगा वहाँ पे? तत्पुरुष समास। उसी तरह यहाँ पे क्या है? धनहीन है। क्या है माय डियर स्टूडेंट? धनहीन। तो धनहीन कहने का मतलब क्या हो गया? धन से हीन। क्या? धन से हीन। तो यहाँ पे विग्रह जब इसका किए तो कारक चिन्ह से आया, और से आया तो इसका मतलब समझ लीजिए क्या हो गया? तत्पुरुष समास हो गया। अब तो हम समझ लिए कि तत्पुरुष जो होता है क्या होता है। तत्पुरुष समास को हम लोग कैसे पहचानेंगे। अब क्या है कि विभक्तियों के अनुसार, क्या? विभक्तियों के अनुसार तत्पुरुष समास के निम्नलिखित 6 भेद होते हैं। क्या? तत्पुरुष समास के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। तो सबसे पहला जो है तत्पुरुष समास का भेद कौन सा है? कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, आपादान तत्पुरुष, और उसके बाद क्या है? उसके बाद दो जो है क्या है? संबंध तत्पुरुष, और उसके बाद अधिकरण तत्पुरुष। क्या? संबंध तत्पुरुष और अधिकरण तत्पुरुष। मतलब सिंपल समझिए कि तत्पुरुष का कितना भेद होता है? 6 भेद होता है। तो आपसे क्वेश्चन ये नहीं पूछेगा कि तत्पुरुष निम्नलिखित में से कर्म तत्पुरुष कौन है, निम्नलिखित में से करण तत्पुरुष कौन है, निम्नलिखित में से संबंध तत्पुरुष कौन है। क्वेश्चन सीधे आपसे डायरेक्ट एग्जाम में यह पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन तत्पुरुष समास है, इस तरह से पूछेगा। तो उतना आप ध्यान नहीं दीजिएगा, सिर्फ समझना कि तत्पुरुष समास को हम कैसे पहचानेंगे। तो तत्पुरुष समास को पहचानने का एक सिंपल सा तरीका आपको हम बताएं कि क्या होगा कि दूसरा पद प्रधान रहेगा। क्या? दूसरा पद प्रधान रहेगा और उसके बीच से विभक्ति चिन्ह या कारक चिन्ह का क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा। क्या? कारक चिन्ह का लोप हो जाएगा। तो चलिए एक बार थोड़ा सा हम देख लेते हैं। तो सबसे पहला यहाँ पे दिया गया है माय डियर स्टूडेंट, क्या है कि कर्म तत्पुरुष। क्या? कर्म तत्पुरुष। तो कर्म तत्पुरुष किसको कहते हैं? तो इसमें विभक्ति चिन्ह को का लोप हो जाता है। मतलब सीधा सा आप समझिए कि जिस तत्पुरुष समास में विभक्ति चिन्ह को का लोप हो जाए, क्या? को का लोप हो जाए, तो वहाँ पे हमेशा क्या हुआ? कर्म तत्पुरुष। क्या? कर्म तत्पुरुष। क्योंकि कर्म कारक का जो होता है विभक्ति चिन्ह क्या होता है? को होता है। क्या? कर्ता ने कर्म को, क्या? कर्म को होता है। मतलब सीधा सा समझिए कि जहाँ पे विभक्ति चिन्ह को का लोप हो जाए तो वहाँ पे क्या होगा? कर्म तत्पुरुष होगा। क्या? कर्म तत्पुरुष होगा। देखते हैं उदाहरण क्या है यहाँ पे दिया गया, स्वर्गगत मतलब स्वर्ग को गया हुआ। तो यहाँ पे विभक्ति चिन्ह क्या आया? को आया। यहाँ पे स्वर्गगत जो हो गया क्या? कर्म तत्पुरुष। उसके बाद अगला जो यहाँ पे दिया गया है मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्या है नेक्स्ट कि सिर तोड़। तो सिर तोड़ का जब हम विग्रह करेंगे तो क्या आएगा? सिर को तोड़ने वाला। क्या? सिर को तोड़ने वाला। तो यहाँ पे विभक्ति चिन्ह आप सीधा देखिए, विभक्ति चिन्ह क्या आया? को। तो को का मतलब क्या हो गया? कर्म तत्पुरुष। क्या? कर्म तत्पुरुष। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न जो हमारे नेक्स्ट यहाँ पे दिया गया है, अगला जो तत्पुरुष का भेद है क्या है? करण तत्पुरुष है। क्या? करण तत्पुरुष है। क्या? करण तत्पुरुष। तो करण तत्पुरुष को हम लोग किस तरह से पहचानेंगे कि करण तत्पुरुष? तो क्या होगा? उसमें हमेशा से का लोप होगा। मतलब जिस तत्पुरुष समास में से का लोप हो जाए तो वहाँ पे क्या होगा? करण तत्पुरुष। जैसे देह चोर। तो देह चोर कहने का मतलब देह से चोर, यहाँ विभक्ति चिन्ह आया क्या? से आया, कारक चिन्ह से आया, तो से का लोप हो गया तो क्या हो गया? करण तत्पुरुष। उसके बाद अगला जो एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है रेखांकित। रेखांकित कहने का मतलब क्या होगा? रेखाओं से अंकित। क्या? रेखाओं से अंकित। तो यहाँ पे कारक चिन्ह क्या आया? से आया। तो कारक चिन्ह जब से आता है तो वहाँ पे क्या होता है? करण तत्पुरुष होता है। क्या? करण तत्पुरुष होता है। उसके बाद अगला जो यहाँ पे दिया गया है क्या है? संप्रदान तत्पुरुष है। क्या? संप्रदान तत्पुरुष है। नेक्स्ट हमारे पास क्या दिया गया है? अगला तत्पुरुष समास क्या है? संप्रदान तत्पुरुष। तो संप्रदान तत्पुरुष में क्या होता है कि इसमें विभक्ति चिन्ह के लिए का लोप हो जाता है। क्या? के लिए का लोप हो जाता है। मतलब सीधा समझिए कि जिस तत्पुरुष समास में कारक चिन्ह या विभक्ति चिन्ह
के लिए का लोप हो जाए वहाँ पे क्या होगा, संप्रदान तत्पुरुष होगा। क्या, संप्रदान तत्पुरुष। एग्जाम्पल को देखते हैं, उदाहरण क्या है यहाँ पे, देवालय। तो देवालय कहने का मतलब देवता के लिए आलय, तो यहाँ पे के लिए आ गया। तो जब भी के लिए आ जाए, क्या, जब भी के लिए आ जाए तो वहाँ पे क्या होगा, संप्रदान तत्पुरुष होगा। क्या, संप्रदान तत्पुरुष होगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न जो नेक्स्ट यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है, अगला एग्जाम्पल क्या है कि बलि पशु। क्या, बलि पशु। तो बलि पशु कहने का मतलब क्या हो गया, इसका जब हम विग्रह करेंगे, कोई भी समास दिया हुआ रहेगा उसका आप सबसे पहले विग्रह कीजिए। तो इसका जब हम विग्रह करेंगे तो क्या आएगा, बलि के लिए पशु। क्या, बलि के लिए पशु। तो यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे आ गया के लिए। तो के लिए जब भी आए तो वहाँ पे क्या होगा, संप्रदान तत्पुरुष होगा। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे जो दिया गया है मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्या है, आपादान तत्पुरुष है। क्या, आपादान तत्पुरुष। तो आपादान तत्पुरुष का सिंपल सा सिंबल होता है, पहचान होता है कि उसमें विभक्ति चिन्ह से का लोप हो जाता है। क्या, से का लोप हो जाता है। जैसे कि क्या है, पथ भ्रष्ट। पथ भ्रष्ट कहने का मतलब क्या है, पथ से भ्रष्ट। यहाँ पे क्या होगा, पथ से भ्रष्ट। मतलब पथ से भ्रष्ट कहने का मतलब रास्ता से जब कोई अलग हो जाए, दूसरा रास्ता पकड़ ले, उसे पथ भ्रष्ट कहते हैं। उसके बाद अगला जो यहाँ पे दिया गया है क्या है, धनहीन है। क्या, धनहीन। धनहीन कहने का मतलब क्या हो गया, धन से हीन। तो यहाँ पे विभक्ति चिन्ह क्या आया, से आया। तो इसका मतलब समझिए कि यहाँ पे कौन सा तत्पुरुष होगा, तो यहाँ पे कौन सा तत्पुरुष हो जाएगा, आपादान तत्पुरुष। उसके बाद अगला जो यहाँ पे दिया गया है संबंध तत्पुरुष। क्या है, नेक्स्ट यहाँ पे है पांचवा तत्पुरुष समास का भी है, संबंध तत्पुरुष। संबंध तत्पुरुष को पहचानने का, फाइंड करने का एक सिंपल सा तरीका है, मेथड है। क्या है कि विभक्ति चिन्ह का, के, की। क्या, का, के, की तीनों में से किसी का भी लोप हो जाए तो वहाँ पे हमेशा होगा संबंध तत्पुरुष। जैसे कि राजकन्या। तो राजकन्या कहने का मतलब आपसे पूछेगा एग्जाम में कि राजकन्या कौन सा समास है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले कोई भी समास दिया हुआ रहे उसका विग्रह करेंगे। तो इसका जब हम विग्रह करेंगे राजकन्या का, तो क्या आएगा, राजा की कन्या। राजा की कन्या। तो यहाँ पे देखिए विभक्ति चिन्ह खोजना है, तो विभक्ति चिन्ह क्या आया, की आया। तो का, के, की तीनों में से किसी का भी लोप हो तो वहाँ पे क्या होगा, संबंध तत्पुरुष होगा। इसलिए क्या हुआ, राजकन्या जो है तत्पुरुष समास तो है, लेकिन कौन सा तत्पुरुष समास है, संबंध तत्पुरुष समास है। उसके बाद नेक्स्ट इसी में है क्या है, श्रमदान। श्रमदान कहने का मतलब श्रम का दान। क्या, श्रम का दान। तो यहाँ पे विभक्ति चिन्ह क्या आया, का आया। तब विभक्ति चिन्ह जब का आया तो का क्या हो गया, लोप। तो का लोप हो गया, का, के, की का लोप हो जाए तो वहाँ पे क्या होगा, संबंध तत्पुरुष होगा। क्या, संबंध तत्पुरुष। उसके बाद सबसे लास्ट यहाँ पे दिया गया है जो तत्पुरुष समास का भेद है, क्या है, अधिकरण तत्पुरुष। तो अधिकरण तत्पुरुष क्या है, तो सिंपली उसमें आप देखिएगा कि जिसमें विभक्ति चिन्ह, क्या, कारक चिन्ह में का लोप हो जाए। क्या, कारक चिन्ह यदि में का लोप हो जाता है तो वहाँ पे कौन सा तत्पुरुष होगा, वहाँ पे जो होगा अधिकरण तत्पुरुष होगा। क्या, अधिकरण तत्पुरुष होगा। क्या, वहाँ पे हो जाएगा अधिकरण तत्पुरुष। सबसे लास्ट और मोस्ट इंपोर्टेंट है। जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो पुरुषोत्तम। क्या है, पुरुषोत्तम। पुरुषोत्तम कहने का मतलब क्या हो गया, पुरुषों में उत्तम। तो यहाँ पे कारक चिन्ह क्या आया, यहाँ पे कारक चिन्ह आया में, तब में आया। तो सिंपल आप समझिए कि अधिकरण तत्पुरुष है। उसी तरह से यहाँ पे एक और एग्जाम्पल दिया गया है रणवीर। तो रणवीर कहने का मतलब क्या हो गया, रण में वीर। क्या, रण में वीर। तो रण में वीर, यहाँ पे विभक्ति चिन्ह क्या आया, में आया। तो विभक्ति चिन्ह जब में आता है तो वहाँ पे हमेशा होगा अधिकरण तत्पुरुष। क्या होगा, अधिकरण तत्पुरुष। उसके बाद अगला जो है तत्पुरुष समास, या अगला जो है क्या समास का भेद है, क्या है, अवयवी भाव समास। क्या, अवयवी भाव समास जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है और कई बार इसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि अवयवी भाव समास निम्नलिखित में से कौन है, या निम्नलिखित में से, या कोई शब्द दे देगा, बोल देगा कि इनमें से यह कौन सा समास है। तो अवयवी भाव समास को पहचानने का एक सिंपल सा तरीका है कि जिन शब्दों के प्रारंभ में, मतलब शुरू में उपसर्ग लगा रहे उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। क्या, अव्ययी भाव समास कहते हैं। मतलब सीधा सा समझना है कि कोई भी जो शब्द रहे अगर शुरू में यदि उपसर्ग लगल रहे, क्या, शुरू में क्या लगल रहे, उपसर्ग लगा हुआ रहे, तो वहाँ पे हम समझेंगे कि वहाँ क्या होगा, यह अव्ययी भाव समास। क्या, अव्ययी भाव समास। जैसे कि प्रमुख उपसर्ग। क्या, कुछ प्रमुख उपसर्ग है, जैसे अथा रहे, या वे रहे, या प्रति रहे, या भर रहे, या आ रहे, या अनु रहे, या निर रहे, या प्र रहे। मतलब इनमें से
उपसर्ग तो और है, लेकिन ई सब कहीं नजर आ जाए ना किसी शब्द के पहले, मतलब शुरू में, तो वहाँ पे हमेशा कौन सा समास होगा? अवयवी भाव, अव्ययी भाव समास। क्या? अव्ययी भाव समास ना मोस्ट इम्पोर्टेंट है। क्या मोस्ट इम्पोर्टेंट है? इसको आप क्या कर दीजिए, VVI कर दीजिए, क्योंकि कई बार एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो चलिए इसके एग्जाम्पल को हम लोग देखते हैं, क्योंकि एग्जाम्पल को देखने से क्या होता है कि जो भी डाउट रहता है क्लियर हो जाता है। तो एग्जाम्पल यहाँ पे इसका दिया गया है, क्या है कि अथा संभव। क्या? अथा संभव। तो अथा संभव में यहाँ देखिए अथा उपसर्ग लगा हुआ है। क्या? अथा उपसर्ग लगा हुआ है, तो इसलिए अथा संभव क्या है? अवयवी भाव समास है। उसके बाद अगला जो है अनुरूप, तो अनुरूप के शुरू में क्या है? उपसर्ग लगा हुआ है अनु। तो अनु उपसर्ग आया, जब भी उपसर्ग आए अव्ययी भाव समास। ऑप्शन ये क्या है? यहाँ पे जो भी एग्जाम्पल दिया गया अनुरूप, यहाँ क्या हो गया? अव्ययी भाव समास। उसके बाद आजन्म, आजन्म में भी आ उपसर्ग है। क्या है? आजन्म में कौन सा उपसर्ग है? आ उपसर्ग है। प्रतिदिन, तो प्रतिदिन में भी प्रति उपसर्ग है। उसके बाद नेक्स्ट है भरपेट, तो भरपेट में भी भर उपसर्ग है। मतलब सीधा सा समझना है कि जहाँ पे उपसर्ग क्या है, कि जहाँ उपसर्ग आ जाए वहाँ अव्ययी भाव समास होता है। क्या? अव्ययी भाव समास होता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। उसके बाद एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या है कि अव्ययी भाव समास में क्या है माय डियर, कि यदि एक ही शब्द दो बार हो, क्या एक ही शब्द दो बार हो, तो वहाँ भी अव्ययी भाव समास होगा। क्या? वहाँ भी अव्ययी भाव समास होगा। मतलब सीधा सा समझिए कि एक गो शब्द रहे और दो बार लिखल रहे, तो वहाँ पे क्या होगा? अव्ययी भाव समास। का एक ही शब्द दो बार हो तो वहाँ पे क्या होगा? अव्ययी भाव समास। जैसे कि एग्जाम्पल के द्वारा इसको हम लोग देखते हैं। क्या है एग्जाम्पल से? रातों रात, यहाँ पे रात है, यहाँ पर भी रात है, मतलब एक ही शब्द दो बार है। बीचों बीच, यहाँ पे देखिए क्या है? बीच है, यहाँ पर भी बीच है। उसके बाद फिर देखिए धीरे धीरे, वार वार, पहले पहल, घर घर। मतलब सीधा सा समझना है कि एक ही शब्द जब दो बार लिखा हुआ, क्या दो बार लिखा हुआ है तो वहाँ पे क्या होगा? अव्ययी भाव समास होगा। उसके बाद सबसे लास्ट है समास का भेद है, जो है क्या है? बहुव्रीहि समास है। क्या? बहुव्रीहि समास। अब बहुव्रीहि समास में अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं कि बहुव्रीहि समास को हम किस तरह से पहचानेंगे। तो सबसे पहले इसका जो होता है डिफिनेशन होता है, क्या है बहुव्रीहि समास में, कि यहाँ पे देखिएगा कि जिस समास का ना तो प्रथम पद प्रधान हो और ना ही दूसरा पद, बल्कि दोनों पदों के माध्यम से एक विशेष अर्थ का बोध होता है। मतलब सीधा सा समझिए कि बहुव्रीहि समास में क्या है कि ना तो प्रथम पद प्रधान होता है और ना ही दूसरा पद प्रधान होता है, बल्कि दोनों पदों के मिलने से एक तीसरा अर्थ का, मतलब पद का निर्माण होता है। उसे ही क्या बोलेंगे? बहुव्रीहि समास बोलेंगे। मतलब सीधा सा आप समझिए कि जिस समासिक पद का ना तो प्रथम पद प्रधान हो ना ही द्वितीय पद प्रधान हो, उसे क्या बोलेंगे? बहुव्रीहि समास। और दोनों पदों के मिलने से एक विशेष अर्थ का बोध होता है, उसे क्या बोलेंगे? बहुव्रीहि समास। और एक आपको सिंपल सा टेक्निक और ट्रिक बताते हैं। इसका जो ट्रिक है क्या है? एकदम रामबाण ट्रिक है। क्या है कि इसमें हमेशा देवी देवताओं का नाम आता है। क्या आता है? यहाँ ध्यान दीजिएगा कि बहुव्रीहि समास में हमेशा देवी देवताओं का नाम आता है। मतलब सीधा कहने का मतलब क्या हो गया कि जहाँ भी देवी देवता के नाम आए, क्या जहाँ भी देवी देवता के नाम दिया हुआ रहे, वहाँ पे हमेशा क्या होगा? बहुव्रीहि समास होगा। क्या? बहुव्रीहि समास होगा। और चलिए एग्जाम्पल के द्वारा देखते हैं। तो एग्जाम्पल जो हमारे पास दिया गया है, उदाहरण फर्स्ट एग्जाम्पल है दशानन। क्या? दशानन। तो दशानन तक क्या बोलें कि कोई भी शब्द दिया हुआ रहे उसका करना है विग्रह। तो दशानन का जब विग्रह करेंगे तो 10 है आनंद जिनके, तो किनके आनंद 10 हैं, किनके मुख 10 हैं, 10 हैं मुख जिनके, उनको बोलते हैं क्या? दशानन। तो रावण, मतलब अर्थात क्या हो गया? रावण। तो रावण भी भगवान के श्रेणी में आते हैं, तो यहाँ पे क्या हो गया? बहुव्रीहि समास। उसके बाद उसी तरह से यहाँ पे देखेंगे अगला एग्जाम्पल नीलकंठ। तो सबसे पहले आप दिमाग लगाइए कि नीलकंठ हम लोग किसे कहते हैं? तो नीलकंठ का मतलब नीलकंठ है नीला कंठ है जिनका। तो नीला कंठ किनका होता है? शिव जी का होता है। क्या? शिव जी का होता है, मतलब शंकर भगवान का होता है। मतलब नीलकंठ कहने का मतलब क्या हो गया? शंकर भगवान हो गया। तो जब देवी देवता के नाम आता है तो वहाँ पे हमेशा हम लोग याद रखेंगे क्या होगा? बहुव्रीहि समास होगा। क्या? बहुव्रीहि समास।
उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे जो दिया गया है एग्जाम्पल क्या है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है लंबोदर, जो कि कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि लंबोदर निम्नलिखित में से कौन सा समास है। तो लंबोदर कहने का मतलब क्या है कि लंबा है उदर जिनका, तो लंबा है उदर जिनका, तो अर्थात क्या है गणेश जी। लंबोदर किनको कहते हैं, गणेश जी। तो यहाँ देवी देवता का आ गया बहुव्रीहि समास। उसी तरह से यहाँ पे आएगा बिना पानी, तो बिना पानी कहने का मतलब बिना है पानी में जिनके अर्थात सरस्वती माता, क्योंकि बिना पानी का मतलब क्या होता है, हाथ होता है। क्या पानी का मतलब हाथ होता है, तो जिसके हाथ में बीना हो तो उसे क्या कहते हैं, माँ सरस्वती कहते हैं। और देवी देवता के जब भी नाम आए तो वहाँ पे हम लोग आँख मूंद करके मारेंगे, क्या मारेंगे बहुव्रीहि समास। मतलब सिंपली आप समझिए कि बहुव्रीहि समास में अक्सर स्टूडेंट कन्फ्यूज करते हैं, और बिल्कुल आसान, बेहद आसान है कि जहाँ पे देवी देवता के नाम आ जाए, क्या देवी देवता के नाम आ जाए, वहाँ पे हमेशा बहुव्रीहि समास होता है। तो चलिए अब कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट वस्तुनिष्ठ प्रश्न को हम लोग देखते हैं, जो कि हमारे एग्जाम में पूछा जा चुका है। ज़्यादा नहीं देखेंगे, बस कुछ ही देखेंगे, एक दो वर्षों में जो पूछा गया है लेटेस्ट। तो सबसे पहला यहाँ पे दिया गया है क्या है कि जी जान शब्द कौन सा समास है। 2023 में पूछा गया था कि जी जान शब्द कौन सा समास है। तो आपको हम देखिए टेक्निक ने बताया कि कोई भी समास रहे तो सबसे पहले क्या है, यहाँ पे गौर कीजिएगा कि योजक चिन्ह आ गया। तो योजक चिन्ह जब भी आता है तो द्वंद्व समास होता है। क्या द्वंद्व समास होता है, जब भी योजक चिन्ह आए द्वंद्व समास होगा। योजक चिन्ह मतलब इस तरह से दो शब्दों के बीच, क्या दो शब्दों के बीच इस तरह से डैश रहे तो उसको योजक चिन्ह बोलते हैं, और जब भी योजक चिन्ह आए उसको क्या बोलेंगे, द्वंद्व समास बोलेंगे। उसके बाद अगला जो यहाँ पे दिया गया है, नेक्स्ट यहाँ प्रश्न यहाँ पे दिया गया है कि कमल नयन कौन सा समास है। क्या कमल नयन कौन सा समास है, 2023 में पूछा गया था। तो आपको हमने बताएं कि सबसे पहले यहाँ पे देखिए कि दूसरा पद क्या है, नयन है। तो नयन, कमल नयन किस कहते हैं, किसको, विग्रह कीजिए। तो कमल के समान नयन है जो, क्या कमल के समान नयन है जो, मतलब नयन जो है ना दूसरा पद का तुलना कर रहा है, या दूसरा पद की विशेषता बता रहा है। नयन मतलब नयन कैसा है, कमल के समान। तो कैसा लगा के प्रश्न करना है, और यदि आंसर आ जाए तो वहाँ पे हमेशा क्या होगा, कर्मधारय समास होगा। क्या कर्मधारय समास होगा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, कर्मधारय समास 2023 में पूछा गया था। उसके बाद अगला जो प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, नेक्स्ट प्रश्न जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्या है कि आजीवन, क्या आजीवन शब्द कौन सा समास है। तो ये भी 2023 में पूछा गया था। तत्पुरुष समास, या कर्मधारय समास, या द्वंद्व समास, या अव्ययी भाव समास। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा माय डियर स्टूडेंट कि आजीवन जो है अव्ययी भाव समास है। क्या अव्ययी भाव समास है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्योंकि यहाँ पे हम देखते हैं क्या है कि आजीवन में क्या है, आ, तो आ जो शुरू में लगा हुआ है, आ एक उपसर्ग है, और जब भी किसी शब्द में शुरू में उपसर्ग रहता है तो वहाँ पे क्या होगा, अव्ययी भाव समास होगा। क्या अव्ययी भाव समास, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद अगला जो प्रश्न दिया गया है मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और यह भी क्या है कि 2023 में ही पूछा गया। तो आप देख सकते हैं कि समास से कितना क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पे क्या है, अथाशीघ्र शब्द कौन सा समास है, तत्पुरुष समास, या अव्ययी भाव समास, या बहुव्रीहि समास, या द्वंद्व समास। तो सबसे पहले कोई भी शब्द रहे उसको गौर कीजिए। तो यहाँ पे क्या है, अथा आ गया। अथाशीघ्र में अथा जो कि एक उपसर्ग है, तो जब भी उपसर्ग आए अव्ययी भाव समास। उसके बाद नेक्स्ट जो पांचवा प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, 2022 में पूछा गया था। क्या 2022 में पूछा गया था कि देश विदेश शब्द कौन सा समास है। तो देश विदेश, तो यहाँ पे देखिए देश विदेश में क्या आ गया, योजक चिन्ह आ गया। तो योजक चिन्ह कहने का मतलब द्वंद्व समास। क्या, द्वंद्व समास। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, 2022 में ही पूछा गया था। क्या 2022 में पूछा गया था कि राष्ट्रगीत कौन सा समास है। क्या राष्ट्रगीत, तो राष्ट्रगीत का क्या करेंगे, हम विग्रह करेंगे। तो राष्ट्र के गीत, तो राष्ट्र का गीत, क्या राष्ट्र का गीत या राष्ट्र के गीत। तो विभक्ति चिन्ह क्या आया, विभक्ति चिन्ह आ गया विग्रह करने पर। तो यहाँ पे क्या हो गया, तत्पुरुष समास हो गया। क्या तत्पुरुष समास हो गया, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर। बाद अगला जो प्रश्न दिया गया है 7 नंबर में, 2021 में पूछा गया था। क्या है कि सदा नीरा शब्द कौन सा समास है। तो यहाँ पे शब्द पे ध्यान दीजिएगा कि सदा नीरा हम लोग बोलते हैं गंगा माता को। क्या, गंगा माता को। तो गंगा क्या है, देवी देवता का नाम है। तो जब भी देवी देवता का नाम आता है माय डियर स्टूडेंट, क्या होता है वहाँ पे, बहुव्रीहि समास होता है। क्या बहुव्रीहि समास होता है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है।
उसके बाद 8वां जो प्रश्न है मोस्ट इम्पोर्टेंट है और लास्ट प्रश्न है यहाँ पे, क्या है कि 2021 में पूछा गया था कि तीर्थ आत्री कौन सा समास है। क्या तीर्थ आत्री कौन सा समास है? तो तीर्थ आत्री किसको बोलते हैं? तो तीर्थ के लिए जो आत्री होता है, क्या तीर्थ के लिए जो आत्री होता है उसको बोलते हैं तीर्थ आत्री। तब विभक्ति चिन्ह क्या आ गया? के लिए आ गया। क्या के लिए आ गया? तो जब भी विभक्ति चिन्ह या कारक चिन्ह आता है तो वहाँ पे क्या होता है? तत्पुरुष समास होता है। क्या? तत्पुरुष समास। इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो गया क्या? ऑप्शन नंबर ए। क्या? ऑप्शन नंबर ए तत्पुरुष समास। तो चलिए आज का क्लास यहीं तक रहता है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को दिल से लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल पे यदि आप नए हैं मेरे दोस्त तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए आज का क्लास यहीं तक रहता है।